नमस्कार साथियों, हमारा राजस्थान क्लास 6 के बाद शुरू करेंगे क्लास 7 के 5 एक पाठ हमने कर दिए थे और ये पाठ अपना जो चलेगा वो पाठ 6 राजस्थान के प्रमुख शासकों की बात हम करेंगे। यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख शासक पाठ नंबर 6 अपना है और इसमें हमारी चर्चा रहेगी पृथ्वीराज जी चौहान के बारे में। अब पृथ्वीराज चौहान की बात जब हम कर रहे हैं, देखो 1166 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी देवी के घर पर जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का अहिल पाटन गुजरात में जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान 1166 ईस्वी में जन्म हुआ था और 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे। 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासक बने थे। इनकी माता को कलचुरी राजकुमारी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान बहुत कठिन परिस्थितियों में शासन करते हैं और जब शासन इनका शुरू होता है तो साम्राज्य का विस्तार भी बहुत शानदार तरीके से करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ 1166 में, 11 वर्ष की उम्र में ये 1177 में राजा बन गए थे। 11 साल के जब हुए राजा बन गए थे। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। सल्तनत काल का मतलब जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई 1206 में, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान का शासन शुरू माना जाता है। पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूरी देवी था। जब पृथ्वीराज चौहान अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इनका लाभ उठाना चाहा था। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। जब पृथ्वीराज चौहान राजा बने तो इन्होंने अपनी इनकी आंतरिक स्थिति, राज्य की आंतरिक स्थिति क्या क्या चल रहा था राज्य में, उन चीजों को देखा और समझा, परखा और उनका निवारण किया था। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि के गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। 6 भाषाएं आया करती थी पृथ्वीराज जी चौहान को। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंदबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवियों में शामिल थे। विद्यापति गौड़ है, वागीश्वर है, जयानक है, विश्वरूप, जनार्दन है, चंदबरदाई है, पृथ्वी भट्ट है, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवियों में शामिल थे। दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पृथ्वीराज प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंदबरदाई द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की विजयों का उल्लेख, पृथ्वीराज चौहान के शासन का उल्लेख किया है। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की और बातें अगर हम करें, पृथ्वीराज चौहान की शादियां जो थी उनमें प्रमुख रूप से एक शादी का उल्लेख पृथ्वीराज का मिलता है। एक शादी का उल्लेख जिसका मिलता है वो तो पृथ्वीराज की पत्नी है संयोगिता, और दूसरी पृथ्वीराज की पत्नी इच्छिनी देवी। संयोगिता और इच्छिनी देवी के साथ में पृथ्वीराज चौहान की शादियां हुई थी। संयोगिता जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी, जिनसे पृथ्वीराज चौहान ने हम कहें तो उनसे उनका अपहरण करके गंधर्व विवाह किया था। और दूसरा इच्छिनी कुमारी, ये आबू की थी, आबू की राजकुमारी थी और इनसे भीम द्वितीय चालुक्य भी विवाह करना चाहता था। गुजरात के शासक भीम द्वितीय चालुक्य शासक जो थे वो भी शादी करना चाहते थे और पृथ्वीराज चौहान भी इनसे शादी करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने शादी इनसे की थी इच्छिनी कुमारी से। इसके बाद में बात आ जाती है महाराणा कुंभा की। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी महाराणा कुंभा का नाम आते ही बहुत सारा क्षेत्र, बहुत सारा साम्राज्य जो है वो अपनी आंखों के सामने ऐसे मंडराने लग जाता है। महाराणा कुंभा ने अपने साम्राज्य का विस्तार, कुंभा भी पृथ्वीराज जैसी कठिन परिस्थितियों में शासक बने और एकदम से अपने शासनकाल को बहुत शानदार तरीके से इन्होंने संभाला था। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ था।
महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। यही सिस्टम यहां पर प्रमुख था। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में हुआ, ठीक है ना। और धीरे धीरे राज सिंहासन पर 1433 में जब शासक बनते हैं कुंभा ने शासक बनते ही कठिनाइयों का सामना करते रहे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे थे। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उपलब्धियों में कुछ रियासतों को कुंभा ने जीता था भाई। आगे देखो, राणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी भाई। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। सर्वाधिक निर्माण कार्यों की अगर हम बात करें मेवाड़ में, तो भाई कुंभा जो है, कुंभा का नाम पहले स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग है मेवाड़ में, इनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। 84 में से 32 दुर्गों का कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भौमड़ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आगे देखो, कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ, संगीत ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। रसिक प्रिया टीका की रचना की थी। रसिक प्रिया टीका की रचना कुंभा के द्वारा की गई, रचना की गई। वह चंडी शतक पर टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता आदि अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां धारण की थी। ये उपाधियां जो थी वो कुंभा के द्वारा धारण की गई थी। राजगुरु, हालगुरु, दानगुरु, छाप गुरु, संगीत राज, महाराजा धीराज, राणो राय, राणो रासो, राव राय, राणे राय, बहुत सारी उपाधियां जो थी, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है ना। तो बहुत सारी उपाधियां थी जो कुंभा ने धारण की थी। इसके बाद में एक बहुत ही शानदार शासक का नाम आता है और वो शासक जो थे वो थे राणा सांगा। 1509 से 1528 तक राणा सांगा का शासनकाल था। राणा सांगा अपने पिता रायमल के बाद में राजा बने थे। 1509 में रायमल का देहांत हुआ था और रायमल के बाद में राणा सांगा जो थे वो, संग्राम सिंह जो थे वो उनके मेवाड़ के शासक बनते हैं। और जब राणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं, इसमें मेवाड़ में शासन चल रहा, भारत में शासन चल रहा था सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का शासन भारत में चल रहा था। सिकंदर लोदी का शासन भारत में चल रहा था। इनके देखो, सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लेके आए थे। राणा सांगा ने किया क्या था, सारे राजपूत शासकों को देखो, राणा सांगा के समकालीन एक बहुत मजबूत राजा राज करने के लिए आता है, एक नई सत्ता स्थापित करने के लिए आता है, और वो शासक थे बाबर। मुगल सत्ता स्थापित होगी और बाबर एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी मुगल शासक जो था वो सांगा पर आक्रमण करेगा और सांगा उसको पहले युद्ध में एक बार हराएगा और फिर बाद में दूसरे युद्ध में सांगा जो है वो हार जाएंगे। बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर को हराया था और खानवा के युद्ध में सांगा जो थे वो बाबर से हार चुके थे भाई, ठीक है ना। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। काफी सारे युद्ध किए थे। बाड़ी का युद्ध किया था सांगा ने, ठीक है ना। गागरोन का युद्ध किया था,
बयाना का युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया, बहुत सारे युद्ध सांगा ने किए थे और लगभग सारे युद्धों में सांगा जो था वो जीतता जा रहा था। सांगा ने देखो संगठित करने के लिए एक ये चीज बताई, संगठित करने के लिए एक छत्र के नीचे किया था, सारे राजाओं को युद्ध में आमंत्रित किया था सांगा ने, अन्य रियासतों के शासकों को बुलाया था कि बाबर के विरुद्ध अपने सारे के सारे राजा जो है वो एक छत्र के नीचे आ जाओ, और उसको कहा था पाति पर्वण की भूमिका, पाति पर्वण की भूमिका सांगा ने निभाई थी यहाँ पर। इसके बाद में मालदेव बहुत प्रतापी राजा मारवाड़ के, बहुत शानदार शासक मारवाड़ के, बहुत ही शानदार राजा हुए थे मालदेव। मालदेव 1532 से 1562 शासक रहे थे। अपने पिता राव गांगा की मृत्यु के बाद में राजा बने थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या भी की थी, ठीक है ना। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ का शौर्य युग किस शासक का काल कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए, इनमें से एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 52 युद्धों में 58 परगनों तक अपना शासन विस्तारित करने वाले राजा कौन थे, तो वो मालदेव थे। सर्वप्रथम बादराजुन को जीता, इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने अधिकार कर लिया था। मालदेव ने सौजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। सौजत है, मालकोट दुर्ग है और पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला राजा मतलब ताकतवर राजा कहा है, सबसे ताकतवर राजा। और हकीकत थी मारवाड़ का मालदेव जितना मजबूत राज्य अपने शासनकाल के दौरान मारवाड़ को इन्होंने बनाया, उतना उस समय मजबूत दूसरी कोई रियासत थी नहीं भाई। क्यों? इसमें महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे। मालदेव जितने पराक्रमी योद्धा वो नहीं थे, महाराणा प्रताप के पिता, ठीक है ना। बीकानेर में शासनकाल देखो पहले जेतसी का था। 1541 में मालदेव ने जेतसी को युद्ध में मारा था और जेतसी के बाद में बीकानेर के शासक बने थे कल्याणमल। 1544 में राजा बने थे। शेरशाह सूरी की सहायता से राजा बने थे और ये कि शेरशाह सूरी की अधीनता भी इन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन मालदेव को ये मंजूर नहीं था। कारण मालदेव के 2 सेनापति थे। मालदेव किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता था। कारण मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा थे। जेता और कुंपा ने मालदेव के शासनकाल को विस्तारित करने में बहुत ज्यादा सहायता मालदेव की थी। और जेता और कुंपा शेरशाह सूरी से युद्ध करते हुए 1544 में गिरी सोमेल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। आगे चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप जी। और नाम जब महाराणा प्रताप जी का आता है ना, महाराणा प्रताप जी का जब नाम आता है तो मन में एक वीरता, एक उल्लास, एक बहुत शानदार शासक की रील है ना वो बन जाती है। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। देखो 1572 से 1597 में शासन किया था इन्होंने। उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। जन्म इनका हुआ 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम जयवंताबाई था। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 होली के दिन हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर अधीनता स्वीकार करवाना चाहता था महाराणा प्रताप से। अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाना चाहता था। अकबर महाराणा प्रताप की रियासत को अपनी रियासत में शामिल करना चाहता था, लेकिन इन सारी बातों को महाराणा प्रताप जी ने सिरे से खारिज किया और अकबर को बता दिया कि सिसोदिया शासन किस तरह से करते हैं, क्षत्रियों का शासन, असली शासन किस तरह से होता है। वो चाहे अकबर सामने आ जाए, चाहे कोई भी शासक सामने आ जाए, क्षत्रिय कभी डर के शासन नहीं करते। ये बात अकबर भी अच्छे तरीके से जान चुका था। महाराणा प्रताप ने संकट काल में कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी इन्होंने लिखवाई थी। देखो विश्व वल्लभ किस पर लिखवाई? कृषि और वनों पर। उन्होंने मानवाधिकारों को हमेशा पोषण की दिया।
महाराणा प्रताप ने वीरता और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध याद किया जाता है। आगे देखो, युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महान योद्धा बना दिया जाता है। आगे देखो, महाराणा राय सिंह 1574 से 1612। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। 1541 में राय सिंह का जन्म हुआ। ये वो राय सिंह है जिन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। राय सिंह अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का कर्ण कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। और इस प्रशस्ति को लिखने वाला व्यक्ति जो था ना, वो था भाई जैता मुनि। जैता मुनि, जैता मुनि ने सूरज पोल पे ये प्रशस्ति लिखी थी भाई। जूनागढ़ दुर्ग का सूरज पोल जो है, उस पोल पे ये प्रशस्ति लिखी थी। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा, ज्योतिषमाला रत्नमाला ग्रंथ इन्होंने लिखा था। दो ग्रंथ प्रमुख है इनके, एक ज्योतिष महोत्सव राय सिंह महोत्सव और एक ज्योतिष रत्नमाला, दोनों इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद में राजा आ जाते हैं अपने मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 में राजा बने और 67 तक रहे थे। कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे थे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। देखो ये बात कहना चाहिए, जयसिंह ने 3 मुगल बादशाहों के समकालीन शासन किया था। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 मुगल बादशाहों के समकालीन जयसिंह ने शासन किया था। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। इंपॉर्टेंट बात है, सभी पेपर के लिए आप देखेंगे कि मलिक अंबर के विरुद्ध जहांगीर ने किसको भेजा, तो जहांगीर को। शाहजहां ने 1679 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को किस शासक के द्वारा दी गई थी, तो भाई वो उपाधि दी गई शाहजहां के द्वारा। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था। और औरंगजेब और शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी जून 1666 में। आगे देखो, मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ही साहित्य और कला प्रेमी थे। मिर्जा राजा के राजकवि बिहारी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी सतसई की रचना की थी, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। और जयसिंह के दरबारी कवि राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। तो देखो 2-3 चीजें देखिए, एक तो शिवाजी के विरुद्ध गए, पुरंदर की संधि इन्होंने की है 11 जून 1665। पुरंदर की संधि ये की है, पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ, जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई है। इसमें शिवाजी को इन्होंने बुलाया था औरंगजेब से मिलने के लिए कि आप औरंगजेब के अनुसार काम करो। आगे आ जाते हैं अपने मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह भाई, मिर्जा राजा जयसिंह जो है देखो, जन्म बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ था इनका 1626 में। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। देखो जसवंत सिंह बड़े बेटे नहीं थे, ये बात और है, जसवंत सिंह गज सिंह के बड़े बेटे नहीं थे। गज सिंह के बड़े बेटे थे महाराणा अमर सिंह राठौड़, जिनको कटार का धनी नागौर के शासक के रूप में रहे थे। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर के शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा था।
देखो मुगल उत्तराधिकारी का मतलब यह है कि शाहजहां के बेटे, शाहजहां के बेटे जो थे उनमें मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। अब शाहजहां के बेटे जब लड़ रहे हैं आपस में राजा बनने के लिए, और इनमें मुख्य लड़ाई जो चल रही थी वो चल रही थी एक तो दारा शिकोह और दूसरे औरंगजेब के बीच में। शाहजहां यहाँ पर दारा शिकोह को राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन मजबूत औरंगजेब निकला था। औरंगजेब मजबूत निकला। औरंगजेब ने दारा शिकोह को बंदी बनाया, कांकड़वाड़ी के किले में कैद किया और वहां पर मार दिया था। और राजा बने थे 1658 से 1707 औरंगजेब। ठीक है ना, इनकी बात भी हम करेंगे आगे किताबों में। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। जसवंतपुरा कस्बा। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, बादा भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये किताबें लिखी थी भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और इनके बाद में आ जाते हैं राज सिंह, महाराणा राज सिंह, 1652 से 1680 का शासनकाल। राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी थी। ब्रज से ये गोवर्धन जी की मूर्ति लेकर के आए थे, श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर के आए थे। और ये जो स्वामी साधु गोस्वामी जो आए थे, इनको राज सिंह ने शरण दी थी। और सिंहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाया, वहीं पर मंदिर भी बनवाया था इनका। ठीक है ना, एक सिंहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई और द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित करवाई थी। वल्लभ संप्रदाय की प्रतिमा है ये, वल्लभ संप्रदाय की प्रतिमा है, राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। ठीक है ना। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया, अनेक जल स्रोत बनवाए, कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखित राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का, ये देश का सबसे बड़ा प्रशस्ति मानी जाती है ये। तो राज सिंह, हमने देखा कि राज सिंह ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, राज सिंह ने द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया, अंबा माता का मंदिर बनवाया, और यहाँ पर राज प्रशस्ति जो थी वो भी इसने लिखवाई थी, इन्होंने लिखवाई थी। आगे बात करें, स्वैत जयसिंह आमेर 1699 से 1743। जयसिंह 1688 में जन्म हुआ। पिता की मृत्यु के बाद अल्पायु में 1699 में राजगद्दी पर बैठे। स्वैत जयसिंह अधिकांश में राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीतिक, मालवा मराठों के प्रसार को रोकने का में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने जयसिंह को स्वै की उपाधि प्रदान की थी। आगे देखो, राजस्थान के इतिहास में स्वै जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र एवं गणित के विज्ञान के रूप में की जाती है। कछवार राजवंश के स्वै जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्वै जयसिंह ने 1722 में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा था। जीजे मोहम्मद शाही। आगे, स्वै जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा था। जयसिंह कारिका ग्रंथ लिखा था स्वै जयसिंह ने। आगे, ज्योतिष ग्रंथों में अनेक ग्रंथों भी इसके दौरान लिखे गए थे, जिसमें सिद्धांत सम्राट, ज्योतिष ग्रंथों पर अनेक ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें एक तो आ गया सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। स्वै जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो जयपुर में, देखो 5 ज्योतिष के विकास के लिए, ज्योतिष की गणना के लिए 5 वेधशालाएं बनाई थी। जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में 5 वेधशालाएं स्वै जयसिंह ने बनवाई थी भाई।
आगे बात आ जाती है महाराजा सूरजमल जाट। सूरजमल जाट, जाटों के अफलातून, जाटों के राजा, जाट शासक, ठीक है ना, जाटों का शौर्य। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण इन्हें राजपाट सौंपा था। जब मुगल सम्राट एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया था। गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए थे। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में इन्होंने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने इन राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया था। कविवर सुदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कविवर सुदन और अखेराम गर्ग इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, जो इम्पोर्टेंट बात भी आपको आपके सिलेबस के लिए ये है। ठीक है, आज के लिए अपने इतना ही। कल की क्लास में फिर से नई चर्चा के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।